हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। मैं लेकर के आई हूँ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो एसएससी फेज 13 के एग्जाम में पूछे गए थे, और सिर्फ एसएससी फेज 13 के ही नहीं बल्कि एसएससी स्टेनो एग्जाम के लेटेस्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। यानी कि एक ही जगह पर आपको न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग अब तक जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ मिलेगा, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएससी फेज 13 के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का मतलब छोटा। तो माइक्रो तो लिखा नहीं हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्टिकुलर बिजनेस की बात हो रही है, पर्टिकुलर फर्म की बात हो रही है, पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। तो सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें तो नहीं है, यहाँ पे तो मैक्रो लेवल की बात हो रही है, यानी कि बड़े लेवल की। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल नहीं आएगा, तो इंडिविजुअल इनकम ये आंसर नहीं होगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, प्राइवेट फर्म होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मार्केट डिमांड, मार्केट में सिर्फ डिमांड की बात हो रही है, सप्लाई और डिमांड ये सब कुछ नहीं, सिर्फ डिमांड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में पूरी नेशनल इनकम की बात होती है, मतलब जीडीपी पूरे देश की इनकम को दिखाता है और ये मैक्रो लेवल की स्टडी है, तो इस वजह से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्या पब्लिश करते हैं, क्योंकि ये समझ लेना बहुत जरूरी है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, यानी कि एचडीआई। लेकिन यहाँ पे तो हैप्पीनेस इंडेक्स का कोई नाम नहीं है, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये जीडीपी, पॉवर्टी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट जैसी रिपोर्ट्स निकालता है जो बैंक से रिलेटेड होती है, ना कि हैप्पीनेस से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो, इसको आप ऐसे ही 50-50 करके थोड़ा सा हटा सकते थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों बैंक से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो फाइनेंशियल करके निकालेंगे रिपोर्ट्स वगैरह, तो बी और डी तो हट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, तो ये निकालेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, विच कंट्री वैल्यूज हैप्पीनेस ओवर जीडीपी एंड डेवलपमेंट। तो हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, वहां पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये कैलकुलेट की जाती है इंस्टेड ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी वहां पे कैलकुलेट नहीं होती, उसकी जगह पे जीएनएच कैलकुलेट होता है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ा ना होता है, मतलब इकोनॉमी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, इमोशनल वेलबींग, इन्वायरमेंट, कल्चरल, गवर्नेंस, ये सब कुछ भी देखना चाहिए। हमारे लोग कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं, ये भी तो मैटर करता है ना एक कंट्री के लिए। तो यहाँ पे भूटान इसी चीज को कंसिडर करता है, ना कि वो जीडीपी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। NREP वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान। NREP ये एक स्कीम है और ये लॉन्च हुई थी 6th 5-year प्लान में। तो 5-year प्लान अगर आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि 5-year प्लान जो स्टार्टिंग से 7 वाले 5-year प्लान है ना, 1 से लेकर के 7वें 5-year प्लान तक का पूरा बहुत ही अच्छे से उसको कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले से लेकर के 7वें तक नोट कर लेना इसको। तो इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है, तो अगर आपको इसको करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको कर सकते हैं। वहां पे मैंने ट्रिक बताई है और ये भी बताया है कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर किस 5-year प्लान में थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर 5-year प्लान में कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो वो बहुत ही अच्छे से हमने वहां पे कर लिया है। ऐसा लगेगा कि बस याद हो गया, बस एक दो बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। इसके बाद है, व्हाट डज आरबीआई डू व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब महंगाई हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है, उस चीज को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना। आरबीआई के पास वैसे 2 तरीके के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे रेट्स हैं आरबीआई के बहुत ही सारे रेट्स हैं, जैसे CRR, SLR, BR,
मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे करके बहुत सारे रेट्स हैं। तो उन रेट्स को बढ़ा देता है। जब ये रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोन कम मिलेगा और लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो फिर उनके पास पैसा कम आएगा। इस तरह से जब उनके पास पैसा कम आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। तो शॉप वाले क्या करेंगे, शॉपकीपर अपने सामान की जो प्राइस रहेगी उसको जबरदस्ती वो डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है उनके प्रोडक्ट की। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अब इसको याद कैसे करें, इतना लंबा थोड़ा ना हमें ध्यान में रहेगा। तो इसको इस तरह से याद करो कि इन्फ्लेशन का राइज होना, जब पता चला कि इन्फ्लेशन यानी कि प्राइजेस बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो आरबीआई बोला कि जब तुम बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। तो इस तरह से रेट बढ़ गए। तो जब रेट बढ़े तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, बस सिंपल सा। इसी चीज को, क्योंकि रेट बढ़ जाना ही, इसी को ही बोलते हैं टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई ने अपने सारे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर लिया है, सारे रेट्स को बढ़ा दिया है, जिससे कि महंगाई कंट्रोल हो जाए। तो महंगाई में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इसी वजह से आरबीआई अपने रेट्स को भी इंक्रीज कर लेता है। क्यों करता है? ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन्ड बाय रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ये वाला क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया था। अभी जो फेज 13 का बना था इसमें मैंने तो एक ही बार दिखाया है, लेकिन वहां पे 2-3 बार इससे क्वेश्चन आया था, कम से कम 2-3 शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एमटीएस में भी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे देख लेते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले सरकार कहीं ना कहीं से कमाती है, कहीं ना कहीं पे खर्च करती है। अगर रोज कहीं ना कहीं से कमा रही है, इसका मतलब उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर रोज कहीं ना कहीं पे खर्च कर रही है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसिप्ट, तब उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। हमारा डेफिसिट में चला गया, जो रेवेन्यू था वो डेफिसिट में चला गया, लॉस में चला गया, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए, सरकार के खर्चे बढ़ गए और उसको कम आमदनी हो रही है डेली के बेसिस पे, मतलब रोज के बेसिस पे, तो फिर उसको रेवेन्यू डेफिसिट ही होगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू इन डेली ऑपरेशंस। नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट इज द एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो हाईएस्ट। तो कौन से कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट है? देखो, एशिया में तो भर भर के यूथ है। हम अपने इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज्यादा यूथ है यहाँ पे, और अभी के टाइम में इंडिया बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि यूथ यानी कि यूथ का मतलब होता है वर्किंग पॉपुलेशन। आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। चाइना और जापान में यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। जितनी चाइना में है, जितनी जापान में है, उससे भी ज्यादा यूरोप में है। तो यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन वहां पे बहुत कम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हो गया और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इन सबसे भर भर के क्वेश्चन आए थे और स्कीम से भी। तो ब्रिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? ओवरऑल इसमें देखा जाता है कि क्या फिट बैठ रहा है, मतलब ऐसे ऑप्शंस को देख करके आप ये लगाओ अंदाजा क्या इसमें होना चाहिए। हर एक चीज को कवर करें, ओवरऑल चीजें देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज में घुसना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि डिफेंस, प्रमोट डिफेंस, सिर्फ डिफेंस को प्रमोट करना, डिफेंस को प्रमोट करना ब्रिक्स का काम कैसे हो सकता है, इसका उद्देश्य कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कल्चरल एक्सचेंज करना, ये भी नहीं होगा, बल्कि जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कोऑपरेट करना अमंग द मेंबर कंट्रीज, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। और ये ओवरऑल मतलब थोड़ा सेंस दे रहा है कि हाँ थोड़ा ज्यादा है, और ओवरऑल एकदम बता रहा है, तो ये ऑप्शन टिक कर लेना। वैसे अगर देखा जाए तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन बने तो यही सोचना है कि हमें ओवरऑल थिंकिंग करनी है उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज में घुस जाना है। तो ब्रिक्स में देखा जाए, इसमें पहले तो बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, और सबसे लास्ट में जो जुड़ा था 2009 में वो है एस यानी साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक एसोसिएटेड विद द ब्रिक्स ग्रुप। बैंक क्या करता है, जो ब्रिक्स देश हैं पूरे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, पैसे देता है। जैसे चाइना
चाइना डेवलप्ड है ऑलरेडी, तो इंडिया उनके मुकाबले में नहीं है इतना। तो अगर इंडिया थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहे, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना चाहे, तो उसका पैसा ब्रिक्स वाले दे सकते हैं। तो इसका काम ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर चाइना में ही है, शंघाई में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का मेंबर इसमें से कौन सा नहीं है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन है इसका मेंबर। तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं सारे के सारे हैं, सिवाय म्यांमार के। म्यांमार इसमें मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान है, मालदीव्स है, लेकिन म्यांमार नहीं है। बाकी अपने सारे पड़ोसी देश हैं। व्हेन वाज बिम्स्टेक स्टैब्लिश्ड, ये कब बना था? तो इसको कैसे याद करना है? बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक और बे ऑफ बंगाल दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। तो बिम्स्टेक और बे ऑफ बंगाल यानी कि ये बे ऑफ बंगाल के ही सारे रीजन्स के जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इंडिया तो है ही, साथ में इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार इंक्लूडेड है क्योंकि हम बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, मतलब उससे बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद है श्रीलंका, थाईलैंड है नीचे, और ये रहा भूटान और नेपाल। तो ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक की हैं। तो ये कब बना था? ये बना था 1997 में। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आईमेक? आईमेक एक कॉरिडोर है जो इंडिया से होकर के मिडल ईस्ट, उसके बाद यूरोप को कनेक्ट करता है। इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को फास्ट ट्रेड रूट से जोड़ना इसका काम है। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसको काउंटर करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इन विच ईयर WTO स्टैब्लिश्ड? तो WTO स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ये बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया डेवलपिंग चाबहार पोर्ट? तो चाबहार पोर्ट को क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले देखो, ये पड़ता है ईरान में। चाबहार पोर्ट पड़ता है ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी में ये पड़ता है, और ये भारत से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है। ये भारत के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत को ये सीधे एक्सेस देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक। पाकिस्तान में जबरदस्ती चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया है। चाइना ने वहां पे ग्वादर पोर्ट इसलिए बनाया ताकि वो अरेबियन सी में कब्जा कर सके। इसी चीज को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में पहली बार एग्रीमेंट हुआ था इसको बनाने के लिए, और 2016 में जाकर के तय हुआ कि अब इसको बनाया जाएगा। तो ये भी ट्रेड के लिए ही है। इसके बाद है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम? वुमेन फार्मर की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ये तो नहीं होगा, पेंशन को देना नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इनहैंस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, हाँ ये बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। विच फाइनेंशियल स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स? फार्मर्स के लिए PM किसान, PMFBY यानी कि PM फसल बीमा योजना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी कि इसका मतलब होता है अगर क्रॉप्स पे किसान ने लोन लिया है तो उस पे उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो बस ये तो होगा ही। PMFBY मतलब क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना। PM किसान में ये होता है किसानों को 6,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। अब 6,000 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी कि 2-2 हज़ार करके 3 बार दिया जाएगा साल भर में, और डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको हम DBT बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बाद है अमृत स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कौन से सेक्टर से रिलेटेड है अमृत स्कीम? तो अमृत स्कीम चला था अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में ये चला है तो अर्बन वाली मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी, और ये 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हु बेनिफिट्स फ्रॉम आयुष्मान भारत स्कीम? तो आयुष्मान भारत योजना उन लोगों के लिए थी जो पुअर थे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की फैमिली में बिलोंग करते थे। इसके तहत उनको 5 लाख रुपए दिया जाता था मेडिकल के लिए। कोई भी उपचार कराना हो आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा 1 साल में, पर ईयर, पर फैमिली।
क्योंकि हॉस्पिटल्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो पुअर फैमिली इन्हीं चार्जेस की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाती थी। तो एक कार्ड होता है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में, अगर वो कार्ड बन जाएगा तो फिर आप इसके तहत आपको 5 लाख रुपए मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो ये स्कीम पुअर फैमिलीज के लिए थी, पुअर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ये नहीं बनी होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी नहीं बनी होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अच्छे वेल्दी लग रहे हैं ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेल्दी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी वेल्दी हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं लग रहा? सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप यानी खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े होना। आप अपने पैरों पे तब खड़े होंगे जब आप या तो नौकरी करेंगे या तो फिर बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे आप खुद भी खड़े हो जाएंगे और दूसरों को भी खड़ा कर देंगे। यानी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में बिजनेस से रिलेटेड और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीजें होती है। इसमें वुमेन्स और एससी और एसटी जो कास्ट होती है, अगर ये लोग बिजनेस करना चाहें तो इस स्कीम के तहत उनको पैसे दिए जाएंगे। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये 2016 को लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू, आपने देखा भी होगा सिलेंडर पे लिखा होता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसे करके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी कनेक्शंस टू पुअर वेमेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर इन इंडिया? अर्बन पुअर यानी कि शहर में जो पुअर पीपल हैं उनको अफोर्डेबल घर देने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो जी का मतलब होता है ग्रामीण, तो ग्रामीण तो गांव का हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, अब अभी के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे स्कीम क्यों चलाएंगे? तो ये भी नहीं होगा। पीएम आवास योजना अर्बन, ये सही बैठ रहा है, यही होना चाहिए पीएम आवास योजना। तो ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी। देखो जितनी भी स्कीम है 2015, 16, 20 ऐसे ही आ रही हैं, यानी कि 2015 से लेकर के 2024 तक जितनी भी स्कीम है अगर उसको हम याद कर ले, खुद से लिख लें, तब सारी स्कीम हमारी रेडी है। और वैसे भी पीएम से ही रिलेटेड पूछ रहा है, मतलब सेंटर वाली जो स्कीम्स है वही पूछ रहा है ये, और बहुत फेमस वाली पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही वैसे में पूछ लिया, तो टीसीएस जैसा नहीं है स्कीम के मामले में, ये तो सही है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? आसान भाषा में समझे तो गांव में जो जितने भी गरीब परिवार होते हैं उनको गरीबी से निकालना, उनको स्थायी तरीके से रोजगार देना। ऐसा नहीं कि आज रोजगार दे दिया फिर कल को उनको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं। स्थायी तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनको रोजगार दिलाना। और महिलाओं को सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण करना। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं गांव वाले में, अगर गांव में देखा जाए तो। गरीब परिवारों को ये गरीबी से भी निकाल रहे हैं, सम्मानजनक रोजगार भी दे रहे हैं, उनकी इनकम को भी बढ़ा रहे हैं, और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू इनको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें इसमें होती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल मतलब गरीबों के लिए बहुत ही दयालु हैं। अंत्योदय योजना, अब तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा, और ये है योजना, ठीक है। अंडर पीएम किसान स्कीम हाउ मच एनुअल एड इज गिवन टू फार्मर्स? कितना दिया जाता है? अभी तो हमने देखा था कि 6,000 साल भर का दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, और 2-2 हज़ार करके दिया जाता है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जिसको हम डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इस तरह हमारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया एसएससी फेज 13 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेनो के सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के करेंगे। इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि नया वेंडर इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टेनो के सारे क्वेश्चंस के साथ जो इकोनॉमिक्स में आए थे। तब तक के लिए थैंक यू।